तारीख होनी है, 10 जनवरी के लिए पहले ही दी जा चुकी थी। मास्टर ऑफ रोस्टर जो कि चीफ जस्टिस होते हैं, उनको ये तय करना था कि कौन से जज इस मामले की सुनवाई करेंगे, और साफ हो गया है कि 5 जजों की बेंच होगी। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि 3 से 5 जज कैसे हो गए? देखिए, सीजीआई मास्टर ऑफ रोस्टर है, उन्होंने इस मामले को 5 जजेस के सामने लगा दिया। यानी ये मामला अब संविधान पीठ सुनेगी। दीपक जी, जब ये मामला जस्टिस दीपक मिश्रा के पास था, उस समय मुस्लिम संगठन बार बार ये मांग कर रहे थे कि चूंकि इस मामले में धार्मिक भावनाएं इन्वॉल्व है, आर्टिकल 25A इन्वॉल्व है, 14, 15, 16, 21 इन्वॉल्व है, ऐसे में इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर करना चाहिए। लेकिन उस समय तत्कालीन सीजीआई जस्टिस दीपक मिश्रा ने इनकार कर दिया था और ये कहा था कि ये केवल एक लैंड डिस्प्यूट केस है और इसे हम लैंड डिस्प्यूट केस की तरह ही देखेंगे। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आया है, उसके मुताबिक सीजीआई की अध्यक्षता वाली जो संवैधानिक पीठ है, वो इस मामले की सुनवाई करेगी। इस पीठ में सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस बोबड़े, जस्टिस रमन्ना, जस्टिस ललित और जस्टिस चंद्रचूड़ है। सबसे दिलचस्प बात दीपक जी ये है कि अयोध्या राम जन्मभूमि का फैसला इसी साल आ जाएगा, क्योंकि इसी साल सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होंगे। यानी ये साल जो होगा उसमें पूरी सुनवाई चलेगी। राम जन्मभूमि की सुनवाई से पहले ही ये फैसला देकर जाएंगे सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई। यानी देश को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा इस फैसले को लेकर। जो बेंच बनी है उसके हिसाब से यही लगता है कि इसी साल फैसला आएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि इस मामले की सुनवाई अब संवैधानिक पीठ करेगी। एक पहलू ये भी है, क्योंकि इसमें जो आपने मूल अधिकार शामिल है, हो सकता है आगे चलकर इस 3 जजेस बेंच को इस मामले को 5 जजेस में रेफर करना पड़ता, तो शायद वो भी एक कयास थे। इसीलिए 5 जजेस की बेंच का पहले ही गठन कर दिया गया है ताकि बाद में ये मसला ना उठे। दिलचस्प बात यह भी है दीपक जी कि जब 3 जजेस जो इस मामले में पहले सुनवाई कर रहे थे, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर, इसमें से केवल जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हुए हैं, जबकि 2 जजेस जो है जस्टिस अब्दुल नजीर और इसके अलावा जस्टिस अशोक भूषण, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है, लेकिन उनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया है। चूंकि मामले की सुनवाई अभी तक मेरिट पर नहीं हुई थी, मामले की सुनवाई एकदम फ्रेश होनी है, और ऐसे में 5 जो सदस्यीय जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो 10 जनवरी को सुनवाई करेगा और वही आगे की सुनवाई की रूपरेखा भी तय कर देगा। यानी ये सुनवाई डेली बेसिस पर होगी। ये इस सुनवाई के दौरान क्या सभी पक्षों को एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा? क्योंकि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला लंबित था तब 90 दिनों का समय लगा था पूरी सुनवाई कंप्लीट करने में, तो यहाँ कोई टाइम फ्रेम फिक्स किया जाएगा? ये जो तमाम सवाल हैं, इनका जवाब हमें 10 जनवरी को मिलेगा। लेकिन एक बड़ा कदम है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मामला जा चुका है। आशीष, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मामला जा चुका है, लेकिन जब जस्टिस दीपक मिश्रा के पास ये मामला था तब भी हम यही सुन रहे थे कि चूंकि जस्टिस दीपक मिश्रा नवंबर में रिटायर होने वाले हैं, इसलिए 2018 में ही जजमेंट आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब यही बात आप जस्टिस रंजन गोगोई के लिए बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जस्टिस रंजन गोगोई भी इस पर फैसला नहीं ले और ये मामला चलते रहे? नहीं दीपक जी, मैं एक लेमैन की तरह पूछ रहा हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल एक्सपर्ट की तरह नहीं पूछ रहा हूँ। जनता इस बात को जानना चाहेगी। अब देखिए, उस समय जो सबसे बड़ी समस्या थी जस्टिस दीपक मिश्रा के सामने, उस समय सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला था 1994 का इस्माइल फारूकी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पासिंग रिमार्क दिया था और ये कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा नहीं है। मुस्लिम संगठनों का पहले ये कहना था कि मूल मामले की सुनवाई से पहले, यानी जो ओरिजिनल जो सूट है उसकी सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि क्या इस हिस्से को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर किया जाना चाहिए या नहीं। इस पर ही एक लंबी सुनवाई चली थी और उसके बाद फैसला आया था, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि ये एक पासिंग रिमार्क है, वो जमीन अधिग्रहण को लेकर दिया गया फैसला था और इससे धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। ये तमाम बातें कोर्ट ने उन्होंने अपने फैसले में कही थी और इसे पासिंग रिमार्क कहा था। उसके बाद जो मुख्य सुनवाई का रास्ता है वो साफ हो गया है। सबसे अहम बात यह है कि 50,000 से ज्यादा पन्ने को जो दस्तावेज है, जो हिंदी में है, फारसी में है, अरबी में है, उर्दू में है, इसके अलावा पाली में है, उन सबके अनुवाद का काम पूरा हो चुका है, ट्रांसलेशन का काम पूरा हो चुका है, कॉपी सभी पार्टी एक दूसरे को दे चुके हैं। अब अयोध्या मामला पूरी तरह से फाइनल जो हियरिंग है उसकी सुनवाई के लिए तैयार है और ऐसे में संवैधानिक पीठ का गठन होना ये बात साफ इशारा करता है कि आगे चलकर कोई पक्ष ये ना कहे, क्योंकि अगर नई बेंच बनेगी तो जाहिर तौर पर वहां पर यह सवाल किया जाएगा कि इस मामले को संवैधानिक पीठ में भेजा जाए। लेकिन अगर पहले ही संवैधानिक पीठ का गठन हो चुका है तो ऐसे में ये मामला फाइनल हियरिंग की तरफ बढ़ेगा और उम्मीद यही है दीपक जी कि इसी साल फैसला आएगा।
एक आखिरी सवाल और बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा। संविधान पीठ में जाने के बाद ये मामला किस तरह से बदल गया है? क्या इसके ऊपर इसकी लीगल स्क्रूटिनी हो सकती है? अगर फैसला किसी के विपक्ष में आता है तो क्या वो आगे इस पर रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकता है? देखिए, अब संवैधानिक पीठ में फैसला जाने के बाद अब जो विकल्प है वो बेहद सीमित हो गए हैं, क्योंकि अगर 3 जजेस बेंच का ऑर्डर होता तो शायद सुनवाई के दौरान ये कहा जा सकता था कि इस मामले में हमारे मूल अधिकार शामिल है, 25A शामिल है, 14, 15, 16, 17 शामिल है, ऐसे में इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर किया जाए। लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म हो गई। अगर संविधान पीठ का फैसला भी आता है तो आप केवल 2 चीजें फाइल कर सकते हो, चाहे रिव्यू या क्यूरेटिव, और उसमें राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम होती है। और देखना दिलचस्प होगा कि जो 10 जनवरी को सुनवाई होगी दीपक जी, उसमें सुनवाई की रूपरेखा क्या होगी। ठीक है, हम इस पर आपसे पल पल की जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि ये केस बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे देश की नजर इस केस पर लगी हुई है कि अयोध्या के जमीन विवाद पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है, क्या फैसला लेता है, और ये डे टू डे सुनवाई होती है।